नमस्कार साथियों, टीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आज आपके लिए लेकर आई हूँ नाटक। जैसा कि हम देख रहे थे नाटक की दूसरी क्लास में, इससे पहली क्लास में हमने देखा था नाटक का उद्भव कैसे हुआ, नाटक के किसने कितने तत्व माने थे, और इसी के साथ में नायक और नायक नायिका के जो प्रकार थे वो भी सब हम देख चुके थे। आज की इस क्लास में हम नाटक से संबंधित कुछ तत्व बचे थे, उन तत्वों को देखने के साथ में इसी क्लास में हम देखेंगे नाटक का उद्भव और विकास जो है वो किस तरह हुआ। ठीक है, तो आप जो थंबनेल होता है उस पर ना जाइएगा, आप जब भी जाया कीजिए क्लास संख्या पे, क्योंकि क्लास हम आपको क्रम से दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस क्लास में हम देखेंगे नाटक के अन्य तत्वों की जो बात करेंगे उसमें। ठीक है, थोड़ा विस्तृत जितना हमने वहाँ पे देखा था उससे थोड़ा सा और विस्तृत देखने का प्रयास करेंगे। जितना परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उतने ही आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, गौण तथ्य आपको यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रस। इससे पहले नायक नायिका और बाकी सब पे हम बात कर चुके थे, कार्यावस्थाएँ, अर्थ, प्रकृति। ठीक है, और प्रमुख जो संधियाँ थी वो भी सब हम देख चुके थे, किस प्रकार से प्रयत्न से, बिंदु से, बीज से, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। तो आज बात करते हैं रस की। रस को नाटक में सर्वोपरि माना जाता है कि जो नाटक है, नाटक में जो रस है वही सर्वोपरि है, यानी कि उसका स्थान जो है सबसे ऊपर है। देखिए, यदि आप कोई नाटक देखते हैं या सुनते हैं तो क्योंकि नाटक जो है वो दोनों विधाओं में आता है, श्रव्य भी और दृश्य भी। आप देखते हैं जब आपको अच्छा लगेगा तभी आप कोई किसी फिल्म को देखते हैं, तभी आप किसी सीरियल को देखते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप चैनल बदल लेते हैं अपने फ़ोन में, अपने टेलीविज़न पे भी। बात करते हैं यहाँ पे अभिनय की। अभिनय जो होता है, व्यक्ति जब अभिनय करता है वो 4 प्रकार से करता है। ठीक है, तो अभिनय के 4 प्रकार माने गए हैं। इन चारों प्रकार को जो विस्तृत रूप से हम देखेंगे तो पहले नंबर पे यदि बात कर लें तो कायिक या आंगिक। आंगिक का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यानी कि काया यानी कि जो हमारा शरीर होता है, आंगिक यानी कि जो हमारे अंग होते हैं। यहाँ पे यदि बात करें तो आपका अंग संचालन यहाँ पर प्रमुख होगा, अंग संचालन प्रमुख होगा। आप किस तरह बोल रहे हैं, आप किस तरह हंस रहे हैं, इसकी यहाँ पे प्रधानता रहेगी। दूसरे नंबर पे बात करें वाचिक। वाचिक का मतलब होता है बोलना। ठीक है, आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, आप हकला तो नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपका ये जो आपकी बोलना, वाचिक का मतलब होता है बोलना। देखिए, यहाँ पर एक तथ्य और बता दें हम आपको, जब आपसे प्रश्न बनेगा तो वो सीधे सीधे भी प्रश्न बन सकता है। आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा, कोई पद या कोई किसी नाटक की कोई लाइन, उसमें पूछा जाएगा इसमें किस प्रकार का अभिनय नायक द्वारा या पात्र द्वारा किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे अगर उसमें हास्य व्यंग्य हो रहा है, आप समझेंगे कि यहाँ पे उसकी जो वेशभूषा है उसको आधार बना के कहा गया है। आप देखेंगे बोलना, यानी कि उसमें बहुत सारे शब्दों को एक जगह, मतलब जैसे कि किसी दूसरी भाषा में रख दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर वाचिक अभिनय होगा। इसी के साथ में बात करें आहार्य या साज सज्जा। आहार्य यानी कि वेशभूषा के माध्यम से भी आपको देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा वेशभूषा। ठीक है, यहाँ पे। और सात्विक में यदि आप बात करें तो इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनय की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ अभिनय की श्रेणी में इसको रखा जाता है। सात्विक को अभिनय की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और इसी में सारे होते हैं जो आपके विपथ्यु, स्वेद, जो नाटक के और प्रकार होते हैं अभिनय के, वो सब इसी में आते हैं। किसमें? सात्विक में। तो कायिक या आंगिक का मतलब है अंगों का संचालन करके जो नाटक पात्रों द्वारा किया जाता है। वहीं पर वाचिक में बोलकर आहार्य या साज सज्जा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, आपको साज सज्जा विकल्प नहीं देगा, यहाँ पर आपको आहार्य देगा, यानी कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो। ठीक है, सात्विक यानी इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनय का प्रकार माना गया है। अभिनय नाटक में गत्यात्मकता लाती है। जो नाटक में अभिनय होता है वो गत्यात्मकता लाता है। ठीक है,
इसी के साथ में बात कर लें तो नाट्य प्रदर्शन को कालिदास ने चाक्षुष यज्ञ कहा है। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि नाट्य प्रदर्शन को देखते हुए नाटक को या नाट्य को चाक्षुष यज्ञ किसने कहा है। ठीक है, तो ये आपके जो महाकवि कालिदास हैं, संस्कृत के रचनाकार, उन्होंने कहा है। वृत्ति के 4 प्रकार होते हैं। बात कर लेते हैं वृत्ति के 4 प्रकार होते हैं। वृत्ति का जो है काव्य नाटक में जैसे कि आपने देखा है अभी जो किस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार से जो संवाद है या बाकी जो तत्व हैं वो किस तरह होने चाहिए। तो वृत्ति के 4 प्रकार हैं। पहला है कौशिकी वृत्ति की यदि बात करें तो ये सामवेद से ली गई है। सामवेद में इसका उल्लेख मिलता है, सामवेद में। और ये जो है ये केश सज्जा से संबंधित है, यानी कि बालों को केश सज्जा यानी कि बालों का जो हम एक तरीके से वो करते हैं, सजाते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, और इसी के माध्यम से देखा जाता है कि जैसे हमारे केश सज्जा हो जाती है तो उससे हास्यता आती है। अगर देखिए आप आधे अधूरे में बात करें नाटक में, अगर आप बोलें थोड़ा सा, तो नाटक में यदि आप जगमोहन की बात करेंगे तो एक साधारण पुरुष है, सावित्री एक साधारण महिला है। और इसी के साथ में यदि आप किसी और नाटक की बात करेंगे, यहाँ पे किसी मुनि वगैरह की यदि किसी नाटक में कोई बात आ जाती है किसी पौराणिक में, तब आप देखेंगे कि उनके जो बालों की जो केश सज्जा होगी वो दूसरे प्रकार की होगी। यदि अभी यहाँ पे आपको शिव का अभिनय करने के लिए कहा जाता है तो आपका जो केश सज्जा रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आपके सिर पे जटा होंगी और उन जटाओं से गंगा भी निकल रही होंगी और ललाट पर चंद्रमा भी विराजमान रहेंगे। तो ये केश सज्जा होती है, यानी कि कौशिकी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो सात्विकी में यदि बात कर लें तो इसकी भी जो व्युत्पत्ति है वो यजुर्वेद से मानी गई है, यजुर्वेद से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और इसमें सत्वशील पुरुष का ही इसमें शोक का अभाव रहता है, हर्ष व रोमांच युक्त इसमें चित्रण रहते हैं। बात कर लेते हैं आर्भटी वृत्ति। जो आपकी आर्भटी वृत्ति है ये अथर्ववेद से निकली हुई है, अथर्ववेद। ठीक है, और इसी के साथ में यदि बात करें अथर्ववेद के बाद में तो क्या कहते हैं, इसका जो चित्रण है, जो अधिकता है वो युद्धों में ज़्यादा मिलती है। भारती की बात करें तो ये ऋग्वेद से निकली हुई है, ऋग्वेद से इसका संचालन हुआ है, ऋग्वेद से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये सबसे मुख्य वृत्ति है, मुख्य वृत्ति भी या मूल वृत्ति भी आपकी यही है। ठीक है, स्त्रियों का हाँ महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें आपकी भारती में स्त्रियों का निषेध इस वृत्ति में स्त्रियों का निषेध रहता है, किसमें, भारती में। बात कर लें आगे पीठ मर्द की, तो यह प्रासंगिक कथा का नायक होता है। और इसी के साथ में एक है यवनिका। यवनिका की बात करें तो यवनिका किसको कहा जाता है, ये यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो आपने देखा होगा जब आप कोई रामलीला या कोई भी नाटक देखने के लिए जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो उसमें पर्दा गिरता है, जो पर्दा गिराया जाता है उसको यवनिका, यवन के उससे बना हुआ है यवनिका, तो ये पर्दा होता है। कभी भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से यवनिका किसको कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो पर्दा होता है जो उसमें गिरता है नाटकों में, तो वो यवनिका उसको कहा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगली क्लास मतलब अगले तथ्य को देखते हैं, नाटक का जो उद्भव कैसे हुआ है इसी क्लास में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पिछली क्लास में इसको करा देते लेकिन बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाते आपको उस क्लास में, ठीक है ना। चलिए, जिसको कोई भी जानकारी अन्यत्र लेनी हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। टेस्ट से संबंधित, बैच से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप
डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं नाटक का उद्भव। नाटक का उद्भव यानी कि पहला किसको माना जाता है? दशरथ कुमार ओझा ने, पहला है दशरथ कुमार ओझा ने गय सुकुमार रास 16वीं सदी को के नाटक को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक, हिंदी का पहला उपलब्ध नाटक माना है। दूसरे नंबर पे बात करें तो हिंदी के प्राचीनतम नाट्य साहित्य में, हिंदी के प्राचीनतम नाट्य साहित्य में उपलब्ध नाटक गोरक्ष विजय की यदि बात करें तो ये मैथिली भाषा का है और किसका है? विद्यापति। मैथिली में रचित विद्यापति के नाटक को माना है, विद्यापति के नाटक को माना है। आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, ध्यान करके चलिएगा। अगला लेते हैं हिंदी का पहला अनूदित नाटक। हिंदी का पहला अनूदित नाटक, हिंदी का पहला अनूदित नाटक महाराज जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय। महाराज जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय कब का है? तो 1643 ईस्वी। ब्रज भाषा का है, ब्रज भाषा को माना है। जो हिंदी का पहला अनुदित नाटक है वो कौन सा है? तो प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह का। बात कर लेते हैं हिंदी का पहला मौलिक नाटक। किसने किसको माना है वो तो अभी देखेंगे। हिंदी का पहला मौलिक नाटक, हिंदी का पहला मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन ब्रजभाषा रीवा नरेश, रीवा नरेश, आनंद रघुनंदन, ब्रजभाषा रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह। ब्रजभाषा का है तो ब्रजभाषा रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का है। आनंद रघुनंदन ब्रजभाषा रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह। सिंह का है। ठीक है। हिंदी का पहला नाटक, हिंदी का पहला नाटक नहुष गोपाल चंद गिरधर दास। कमेंट कीजिए गोपाल चंद गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध है। नहुष गोपाल चंद गिरधर दास 1841 में रचित ब्रजभाषा
मिश्रित खड़ी बोली है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र व अन्य विद्वानों ने माना है। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं खड़ी बोली में लिखा गया पहला हिंदी नाटक। खड़ी बोली में लिखा गया पहला हिंदी नाटक, खड़ी बोली में लिखा गया पहला हिंदी नाटक शाकुंतलम कब का है? तो 1963 ईस्वी का। किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजा लक्ष्मण द्वारा रचित। इसी के साथ में बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी में लिखित। हिंदी में लिखित दूसरा नाटक विद्या सुंदर। विद्या सुंदर कब का है? तो 1868 भारतेंदु द्वारा रचित है। इसी के साथ में बात कर ले विद्या सुंदर भारतेंदु द्वारा अनुदित है, क्योंकि ये बंगला से अनुवादित है, इन्होंने अनुवाद किया है। जानकी मंगल 1863 ईस्वी। जानकी मंगल 1863 ईस्वी। ये क्या है? किसने लिखा है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और ये पहला अभिनीत नाटक है। भारतेंदु ने कालचक्र में नहुस को पहला नाटक माना और शकुंतला को दूसरा नाटक व विद्या सुंदर को तीसरा प्रमुख नाटक माना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले क्लियर कर दें आपको। दशरथ कुमार ओझा ने गय सुकुमार रास लिखा था। कब का है? ये 16वीं शती का है। नाटक को हिंदी का पहला उपलब्ध नाटक माना जाता है। उपलब्ध नाटक माना जाता है, लेकिन इसमें नाटक की जो पूर्ण तत्व होते हैं वो इसमें नहीं थे। ठीक है। हिंदी के प्राचीनतम नाट्य साहित्य में उपलब्ध जो नाटक है वो गोरक्ष विजय है। प्राचीनतम साहित्य की बात करें तो गोरक्ष विजय है, जो मैथिली भाषा में रचित है। किसका है? विद्यापति के द्वारा जो रचित है उसको माना जाता है। हिंदी का पहला अनुदित नाटक जो है वो महाराज जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय है, 1643 ईस्वी का, जो ब्रज भाषा में है। ठीक है। हिंदी का पहला मौलिक नाटक की यदि बात करें तो आनंद रघुनंदन द्वारा जो रचित ब्रज भाषा में है, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने इसको रचा है।
ठीक है, इसको माना जाता है। हिंदी का पहला, यहाँ पे बात आ जाती है, पहला जो नाटक है नहुष, गोपाल चंद गिरधर दास 1841 ईस्वी में इन्होंने इसको रचा है, ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली में ये रचा गया है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र व अन्य विद्वानों ने पहला नाटक माना है। ठीक है, तो ये आनंद रघुनंदन मौलिक नाटक माना जाता है, लेकिन इसकी भाषा ब्रज है। इसी के साथ में यदि बात करें नहुष की, गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचे गए नाटक की, तो ये इसको पहला नाटक माना जाता है। और सर्व मान्यता जो इसको मिली है, जैसे परीक्षा गुरु उपन्यास को मिली है, वैसे ही सर्वमान्य रूप से नहुष नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया था और भारतेंदु जी ने खुद इसको हिंदी का पहला नाटक माना है। खड़ी बोली में लिखा गया पहला हिंदी नाटक शाकुंतलम 1663 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1900 कहाँ लिखा गया, नहीं 1800 लिखिएगा आप इसमें, 1863 ईस्वी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित है। ठीक है, खड़ी बोली में यदि बात करें पूर्ण रूप से, यदि प्रश्न बनता है नवीन दृष्टि से कि खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है, तब आप शाकुंतलम को विकल्प में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह ने खड़ी बोली में इसको मतलब रचा है। ठीक है, क्योंकि ये 1841 का है और ये 1863 का है, तो 22 साल का अंतर इसमें बैठता है। बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी में लिखित दूसरा नाटक जो है वो विद्या सुंदर है, जो 1868 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा अनुदित है। इसी के साथ में जानकी मंगल है 1863 ईस्वी का, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है और ये नाटक वो है जो सर्वप्रथम अभिनीत किया गया था या पहली बार खेला गया था। भारतेंदु ने कालचक्र एक लेख था, उसमें लिखा था उन्होंने, नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना है, शकुंतला को दूसरा नाटक माना है और तीसरा नाटक उन्होंने खुद के द्वारा रचित विद्या सुंदर को माना है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ और तत्व। चलिए देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं एक कथन की भारतेंदु जी के, वो शुक्ल जी के, बहुत चर्चित है, थोड़ा सा प्रश्न बनता ही है उस कथन से। उसके बाद में हम बात करेंगे भारतेंदु युगीन नाटकों की इसी क्लास में, क्योंकि समय है तो फिर अब जब हमें क्रम से चलना है और व्यूज़ वगैरह ये सब हम नहीं देखते हैं, तो शुक्ल जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी की यदि बात करें तो इन्होंने कहा है कि विलक्षण बात यह है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से ही हुआ है। ऐसा कौन मान रहे हैं? नाटकों से ही हुआ था है, यहाँ पे हम भी तो कहें था, ये शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं भारतेंदु युगीन नाटक। भारतेंदु युगीन नाटक में यदि बात करें, नाटक व नाटककार, ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइडेशन है वो आपको बता दें, जो विभाजन है, पहले प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर नाटक। यहाँ पे यदि बात करें तो भारतेंदु से भी चल जाता है, भारतेंदु पूर्व नाटक, भारतेंदु युगीन नाटक, ठीक है, इस तरह से भी चल जाएगा। नाटकों का बहुत ज़्यादा विभाजन से आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें हम, तो भारतेंदु युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। भारतेंदु युग
नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है? महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारतेंदु युग के नाटककारों की यदि बात करें तो पहले तो ये बता दें कि भारतेंदु जी को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भारतेंदु जी को हम जब आधुनिक काल में क्लास 127 में हमने भारतेंदु जी के संपूर्ण नाटकों को विस्तृत पढ़ लिया था। जयशंकर प्रसाद जी की क्लास में जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को पढ़ लिया था, तो हम इन दोनों को तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बाकी यदि किसी का एक एक दो दो नाटक है तो वो हम क्रम से पढ़ते हुए आपको निकल जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो भारतेंदु को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, भारतेंदु क्लास संख्या 127 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास की बात करें तो पहला नाटक है इनका रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी की बात करें तो 1878 है और ये प्रथम दुखांतक नाटक था, पहला दुखांतक नाटक, हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है। इसी के साथ में तप्ता संवरण 1883, तप्ता संवरण 1883, और तीसरे नंबर का जो इनका नाटक है वो है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर की यदि बात करें तो 1885 का है और ये ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राधा कृष्ण दास की, दूसरे नंबर पे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी की यदि बात करें तो पहला नाटक है दुखनी वाला। दुखनी वाला की यदि बात करें तो 1880 का है। दूसरे नंबर पे बात करें आपका तो पद्मावती। पद्मावती की बात करें तो 1882 है। तीसरे नंबर पे धर्मावलाप। धर्मालाप की यदि बात करें तो 1885 है और फोर्थ नंबर पे महाराणा प्रताप 1897। इसी के बाद में किशोरीलाल गोस्वामी की बात कर लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी की यदि बात करें तो मयंक मंजरी 1891। राव कृष्णदेव शरण सिंह, फोर्थ नंबर पे राव कृष्णदेव शरण सिंह की यदि बात करें तो माधुरी रूपक। माधुरी रूपक इनका जो है नाटक है, ठीक है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की यदि बात करें तो ललिता 1884। ललिता 1884 आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहाँ पे इतना ही हमें बताना था। देखिए विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से ही हुआ था, ऐसा जो कथन कहा है शुक्ल जी ने। भारतेंदु युगीन नाटक और नाटककारों में यदि बात करें तो 127 क्लास में आपको भारतेंदु जी मिलेंगे, ठीक है। वहां पे हम इनके नाटक पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इनके नाटक नहीं पढ़ेंगे। भारतेंदु युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। नाट्य साहित्य का प्रथम चरण किस युग को माना जाता है तो भारतेंदु युग को। लाला श्रीनिवास दास की बात करें तो रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 का पहला दुखांतक नाटक है, महत्वपूर्ण है। तप्ता संवरण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है 1883। संयोगिता स्वयंवर पढ़े रहिएगा, ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्ण दास का दुखनी बाला 1880 का और महाराणा प्रताप 1897 का देखे रहिएगा। किशोरीलाल गोस्वामी मयंक मंजरी एक ही नाटक है 1891 का। राव कृष्णदेव शरण सिंह माधुरी रूपक पढ़े रहिएगा। अंबिका दत्त व्यास जी का ललिता आप देखिएगा 1884 का। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं खड़ग बहादुर मल्ल। खड़ग बहादुर मल्ल की बात करें तो महारास और कल्पवृक्ष, महारास और कल्पवृक्ष, ठीक है। इसी के साथ में हरियोध की बात कर लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनकी बात करें तो इनका नाटक है प्रद्युम्न विजय, प्रद्युम्न विजय। और दूसरे नंबर पे है रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय की यदि बात करें तो 1894 का है। बालकृष्ण भट्ट की बात कर लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट की यदि बात करें तो नल दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती स्वयंवर की यदि बात करें और बृहन्नला, बृहन्नला जैसा काम वैसा परिणाम महत्वपूर्ण है, जैसा काम वैसा परिणाम 1877, ठीक है। इसी के साथ में है आचार विडंबन, आचार विडंबन की बात करें तो 1899। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री की यदि बात करें तो सीता हरण रामलीला, सीता हरण रामलीला, रामलीला तभी होती है जब सीता का हरण होता है, तभी अच्छी लगती है। राधाचरण गोस्वामी की बात कर ले, राधाचरण गोस्वामी जी की यदि बात की जाए तो सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर। इसी के साथ में गोपाल राम गहमरी की बात कर लेते हैं, गोपाल राम गहमरी की बात करें तो देश दशा 1892, इसी के साथ में बात करें विजयानंद त्रिपाठी, विजयानंद त्रिपाठी की यदि बात करें तो महाअंधेर नगरी, प्रश्न बन जाएगा, महाअंधेर नगरी, महाअंधेर नगरी की बात करें तो ये 1893 है। इसी के साथ में बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की यदि बात करें तो कली कौतुक रूपक, कली कौतुक रूपक की बात करें तो 1886। इसी के साथ में राधाचरण गोस्वामी जी का हो गया है और इसके बाद में काशीनाथ खत्री, इनका एक और रह गया था बूढ़े मुंह मुहासे, बूढ़े मुंह मुहासे, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, गोसाई जी को अर्पण, ये था काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री जी की यदि बात करें तो सिंधु देश की राजकुमारियां, और दूसरा है गुन्नौर की रानी, महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर तक क्लास आपकी फिनिश होती है। चलिए
बात कर रहे थे खड़ग बहादुर मल्ल की। महाराज और कल्प वृक्ष महत्वपूर्ण है। हरियोध महत्वपूर्ण है। प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय इनका महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट का आचार विडम्बन और जैसा काम वैसा परिणाम। देवकीनंदन खत्री का सीताहरण रामलीला। राधाचरण गोस्वामी जी का सती चंद्रावली, बूढ़े मुँह से तन मन धन गोसाई जी को अर्पण महत्वपूर्ण है। गोपाल राम गहमरी का देश दशा पढ़े रहिएगा 1892 का। विजयानंद त्रिपाठी का महा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी उपन्यास है, अंधेर नगरी नाटक है और महा अंधेर नगरी भी नाटक है विजयानंद त्रिपाठी का। प्रताप नारायण मिश्र कली कौतुक रूपक पढ़े रहिएगा। काशीनाथ खत्री सिंधु देश की राजकुमारियाँ, गुन्नौर की रानी आप पढ़े रहिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके नाटक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है। 1-2 नाटकों में अनुवाद हुआ है, उसको थोड़ा लिखा दें आपको, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय हिंदू युग में जो कुछ अनुवाद हुए हैं वो थोड़ा सा आपको बता दें। अनुवाद में यदि बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला का अनुवाद, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो अनुवाद किया है वो शकुंतला का नाटक का किया है, शकुंतला नाटक का। इसी के साथ में बात करें तो लाला सीताराम बीए, लाला सीताराम बीए ने जो अनुवाद किया है वो महावीर चरित, महावीर चरित, उत्तर रामचरितम, इसी के साथ में मालती माधव, मालती माधव के बाद में इन्हीं का अनुवाद किया है। बाकी मालविकाग्नि मित्रम भी लिख लीजिए, मालविकाग्नि मित्रम, और इसी के साथ में मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का भी इन्होंने अनुवाद किया है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद जो त्रिपाठी हैं उन्होंने जो अनुवाद किया है तो प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, उत्तर राम चरितम का अनुवाद किया है। बात कर ले गोपीनाथ, गोपीनाथ के अनुवाद में यदि बात करें तो एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट का अनुवाद इन्होंने मन भावन नाम से किया है, मन भावन नाम से। और इन्होंने ही रोमियो जूलियट, रोमियो, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट का अनुवाद जो है वो प्रेम लीला नाम से किया है, प्रेम लीला नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी जो ये क्लास थी ये कंप्लीट हुई, इसके बाद क्लास चलेगी द्विवेदी युगीन नाटक और उनके बाद में सीधा हम प्रसाद युगीन नाटक में चले जाएंगे क्योंकि द्विवेदी युग में बहुत ज़्यादा नाटक नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, तो अभी की जो आपकी आज की क्लास थी वो यहीं तक समाप्त होती है। इसके बाद में अगली क्लास में देखेंगे द्विवेदी युगीन नाटक। और द्विवेदी युग में बहुत ज़्यादा नाटक नहीं लिखे गए थे, बहुत कम 1-1, 2-2 नाटककारों ने लिखे हैं। इसके बाद हम सीधा जंप करेंगे प्रसाद युगीन नाटककारों में। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए नाटककारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।